नमस्कार। भारत की जमीन सिर्फ जमीन नहीं, एक पूरी कहानी है। कहीं आसमान छूते पहाड़ तो कहीं मीलों फैले मैदान। बिल्कुल। कहीं तपता रेगिस्तान तो कहीं प्राचीन पठार और सुंदर द्वीप। हाँ, तो आज हम भारत की इसी भौगोलिक विविधता की एक दिलचस्प पड़ताल करने वाले हैं, है ना? जी हाँ, हमारे पास भूगोल से जुड़े कुछ अंश हैं जो भारत की भौतिक बनावट की एक कह सकते हैं शानदार तस्वीर पेश करते हैं। तो आज का मिशन क्या है हमारा? मिशन है भारत के मुख्य भौगोलिक हिस्सों को समझना। मतलब ये बने कैसे, इनकी खासियतें क्या हैं और क्या चीज़ इन्हें इतना अनोखा बनाती है। अच्छा, तो हम बात करेंगे हिमालय की, फिर उत्तरी मैदानों की, प्रायद्वीपीय पठार, रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप समूह। सही। एकदम सही। शुरुआत करते हैं भारत के ताज हिमालय से। हाँ, हिमालय। सुना है ये पहाड़ भूवैज्ञानिक नजरिए से काफी नए हैं, मतलब यंग। हाँ बिल्कुल। भूवैज्ञानिक टाइम स्केल पर देखें तो ये बहुत युवा हैं और इनकी बनावट वलित है, मतलब फोल्डेड। जैसे कागज को दबाने पर फोल्ड्स बन जाते हैं ना, अच्छा। वैसे ही। हाँ, वैसे ही। पृथ्वी की विशाल प्लेटों के टकराने और मुड़ने से बने और इसी वजह से ये क्षेत्र काफी अस्थिर भी माना जाता है। अस्थिर मतलब मतलब ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां, तेज बहती नदियां, ये सब इनके युवा और एक्टिव होने का सबूत है। भूकंप वगैरह भी आते रहते हैं। समझ गई। और इनका फैलाव, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर हाँ, पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक, करीब 2400 किलोमीटर लंबी एक दीवार जैसी, एक आर्क। दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल पर्वतों में से एक। बाप रे, 2400 किलोमीटर! और चौड़ाई भी शायद बदलती रहती है। जी, कश्मीर में ये करीब 400 किलोमीटर चौड़े हैं तो अरुणाचल तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 150 किलोमीटर रह जाते हैं। अच्छा, और एक दिलचस्प बात शायद ये है कि पूर्वी हिस्से की चोटियां ज्यादा ऊंची हैं पश्चिमी हिस्से से। सही पकड़ा। पूर्वी भाग में ऊंचाई का वेरिएशन ज्यादा है। हम इसे मोटा मोटा 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बांट सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ। ओके, तो सबसे उत्तर वाली कौन सी है? वो है महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। सबसे ऊंची, सबसे कॉन्टिन्यूअस रेंज। औसत ऊंचाई सोचिए 6000 मीटर। 6000 मीटर औसत? हाँ, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जैसे नेपाल में माउंट एवरेस्ट, भारत में कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, सब इसी हिमाद्री में है। वाह। इसका कोर ग्रेनाइट का बना है और ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहीं से बड़े बड़े ग्लेशियर निकलते हैं जो हमारी नदियों का स्रोत हैं। यानी पानी का एक विशाल भंडार। अच्छा, हिमाद्री के ठीक दक्षिण में क्या है? उसके दक्षिण में है हिमाचल या निम्न हिमालय, ये बीच वाली रेंज है। ओके। हिमाद्री जितनी ऊंची नहीं, औसत ऊंचाई करीब 3700 से 4500 मीटर, लेकिन काफी ऊबड़ खाबड़। यहाँ की चट्टानें बहुत ज्यादा दबाव और बदलाव से बनी हैं। अच्छा। पीर पंजाल जो सबसे लंबी रेंज है, धौलाधार, महाभारत, ये सब यही हैं। और हाँ, खूबसूरत घाटियां कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू और सारे फेमस हिल स्टेशंस। हाँ हाँ, शिमला, मनाली, डलहौजी, सब इसी रेंज में आते होंगे। बिल्कुल। पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। समझ गई। और सबसे बाहरी यानी सबसे दक्षिण वाली श्रृंखला, वो है शिवालिक। सबसे कम ऊंची, मतलब 900 से 1100 मीटर, और चौड़ाई भी कम है, 10 से 50 किलोमीटर। ये कैसे बनी है? ये बनी है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे से। मतलब जो मलबा मुख्य हिमालय से नदियां लाती हैं न, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, वो यहाँ जमा हो गया। ये अवसाद अभी पूरी तरह से ठोस चट्टान नहीं बने हैं। अच्छा, तो क्या इन रेंजेस के बीच में भी कुछ खास तरह की जमीन है, जैसे घाटियां? हाँ बिल्कुल। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में लंबी चपटी घाटियां मिलती हैं जिन्हें दून कहते हैं। दून? जैसे देहरादून? हाँ, देहरादून सबसे फेमस उदाहरण है। कोटिली दून, पाटली दून भी हैं। ये घाटियां बेसिकली नदियों द्वारा लाई गई मोटी बजरी और जलोढ़ मिट्टी से भरी हुई हैं। ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण का बंटवारा, लेकिन मैंने पढ़ा था कि हिमालय को पश्चिम से पूर्व भी नदियों के हिसाब से बांटा गया है। जी हाँ, बिल्कुल। नदियों ने गहरी घाटियां बनाकर इसे अलग अलग सेक्शंस में बांटा है। जैसे सिंधु और सतलुज नदी के बीच का हिस्सा है पंजाब हिमालय, जिसमें कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी आ जाते हैं। हाँ, क्षेत्रीय नाम है वो। फिर सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय, ओके। काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेकर दिहांग नदी यानी ब्रह्मपुत्र तक, वो है असम हिमालय। और हाँ, इनके लोकल नाम तो और भी बहुत हैं। समझ गए। और एकदम पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के पार क्या होता है? क्या हिमालय वहां मुड़ जाता है? हाँ, ब्रह्मपुत्र के महाखड्ड के बाद हिमालय एकदम शार्प टर्न लेता है दक्षिण की ओर।
और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां। ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से गुजरती है ना, नागालैंड, मणिपुर वगैरह। अच्छा। ये ज्यादातर बलुआ पत्थर यानी सेडिमेंट्री रॉक से बनी है और इन पर घने जंगल हैं। पटकाई पहाड़ियां, नागा हिल्स, मेजो हिल्स, ये सब इसी पूर्वांचल का हिस्सा है। वाकई हिमालय तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। अच्छा, इन ऊंचे पहाड़ों से निकलने वाली नदियों का जिक्र हुआ तो जाहिर है इन्होंने ही भारत के विशाल उत्तरी मैदान बनाए होंगे। एकदम सही। उत्तरी मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से 3 बड़ी नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी अनगिनत सहायक नदियों ने मिलकर किया है। कैसे? आप सोचिए, लाखों सालों तक हिमालय से नदियां मिट्टी, गाद, सिल्ट बहा कर लाती रहीं और पहाड़ों के ठीक नीचे एक बहुत बड़े बेसिन में जमा करती रहीं। अच्छा। इसी जलोढ़ मिट्टी एल्यूवियम के जमाव से ये इतने उपजाऊ मैदान बने हैं। और ये है भी बहुत विशाल, करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर और लंबाई भी करीब 2400 किलोमीटर। हाँ, और चौड़ाई भी 240 से 320 किलोमीटर तक। भारत की सबसे घनी आबादी यहीं बसती है। वो तो है ही। उपजाऊ मिट्टी, पानी की कोई कमी नहीं और जलवायु भी अच्छी, खेती के लिए एकदम परफेक्ट। बिल्कुल। नदियां जब पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो उनका वेग ज्यादा होता है, वो कटाव करती हैं, लेकिन मैदानों में आते ही ढलान कम हो जाता है, रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो वो मिट्टी जमा करने लगती है। हाँ, डिपोजिशन शुरू हो जाता है। कभी कभी ये जमाव इतना ज्यादा होता है कि नदी के बीच में ही टापू बन जाते हैं। अरे हाँ, जैसे असम में ब्रह्मपुत्र पर माजुली द्वीप, सुना है दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। जी बिल्कुल। और जब ढलान और भी कम हो जाता है तो नदी कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है। उन्हें कहते हैं वितरिकाएं या डिस्ट्रीब्यूटरीज। अच्छा, स्रोत में दोआब और पंजाब का मतलब भी समझाया गया था, वो भी नदियों से जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल। दोआब यानी 2 नदियों के बीच की जमीन, 2 प्लस आब यानी पानी, और पंजाब यानी 5 नदियों की भूमि, पंज प्लस आब। नाम ही नदियों के महत्व को दर्शाते हैं। इन मैदानों को भी तो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। सबसे पश्चिमी हिस्सा है पंजाब का मैदान। ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज से बना है। इसका बड़ा हिस्सा तो अब पाकिस्तान में है। हाँ, ज्यादातर। यहाँ दोआब बहुत मिलते हैं। फिर बीच का विशाल हिस्सा है गंगा का मैदान। ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? ये घग्घर नदी से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी तक फैला है। इसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ हिस्सा, पश्चिम बंगाल, ये सब आ जाते हैं। और फिर तीसरा? तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो पूरब में है, खासतौर पर असम में। हम मैदान का मतलब अक्सर एकदम सपाट जमीन समझते हैं। हम्म क्या इन उत्तरी मैदानों में भी कुछ अलग अलग तरह की जमीन है या ये बिल्कुल फ्लैट है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल एक जैसे सपाट नहीं है। इनमें भी ऊंचाई और मिट्टी के आधार पर विविधता है, जिसे रिलीफ वेरिएशन कहते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे शिवालिक पहाड़ों के ठीक नीचे, जहां नदियां पहाड़ों से उतरकर मैदान में आती हैं, वहां वो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा कर देती हैं। लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है ये। उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाभर। यहाँ जमीन इतनी पारगम्य पोरस होती है कि कई छोटी नदियां इन कंकड़ों के नीचे बहने लगती हैं, ऊपर दिखती ही नहीं। अरे, तो वो गायब हो जाती हैं फिर? वो भाबर के दक्षिण में थोड़ी आगे जाकर फिर से जमीन पर निकल आती हैं। इस इलाके को तराई कहते हैं। अच्छा। यहाँ पानी की अधिकता होती है तो एक गीला, दलदली, मार्शी एरिया बन जाता है। पहले यहाँ बहुत घने जंगल और वाइल्ड लाइफ थी। हाँ, सुना है। विभाजन के बाद इस जमीन को साफ करके खेती और बसावट के लिए इस्तेमाल किया गया। दुधवा नेशनल पार्क इसी तराई क्षेत्र में है। ओके, भाबर और तराई। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा, जिसे कहते हैं भांगर। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। पुरानी मतलब? ये इलाका नदियों के वर्तमान बाढ़ स्तर से थोड़ा ऊंचा है, जैसे कोई पुराना फ्लड प्लेन हो जो अब ऊंचा हो गया हो, एक टेरेस जैसा। अच्छा, इसकी मिट्टी में चूने के पिंड मिलते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। तो ये भांगर हुआ। और सबसे उपजाऊ हिस्सा कौन सा है? वो है खादर। ये नदियों के बिल्कुल किनारे वाला निचला इलाका है, जहां हर साल बाढ़ आती है और नई मिट्टी की परत बिछा देती है। अच्छा, तो ये नया जलोढ़ है। हाँ, ये नया ताज़ा जलोढ़ होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है और यहाँ बहुत गहन खेती होती है। तो देखिए, मैदान सिर्फ सपाट नहीं है। भाबर, तराई, भांगर, खादर, ये सब मिलकर इसे बनाते हैं। कमाल है। मैदानों की ये विविधता वाकई समझने लायक है। अच्छा, अब रुक करते हैं भारत के एक और बहुत महत्वपूर्ण और प्राचीन भूभाग की ओर, प्रायद्वीपीय पठार। इसे एक
टेबल लैंड जैसा बताया गया है। हाँ बिल्कुल, एक मेज जैसी आकृति वाला स्थल जो बहुत पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना है। आग्नेय मतलब ज्वालामुखी वाली। हाँ, इग्नियस रॉक्स। और कायांतरित मतलब मेटामॉर्फिक, जो गर्मी और दबाव से बदल गई हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये गोंडवाना लैंड के टूटने से बना है। गोंडवाना लैंड, वो प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट। जी हाँ, तो इस लिहाज से ये भारत का सबसे पुराना जमीनी हिस्सा है और दुनिया के सबसे स्थिर भूभागों में से एक माना जाता है। स्थिर मतलब यहाँ भूकंप वगैरह कम आते हैं। हाँ, हिमालय की तुलना में ये बहुत ज्यादा स्थिर है। यहाँ चौड़ी उथली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां मिलती हैं, हिमालय जैसी नुकीली चोटियां नहीं। इस विशाल पठार को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। सही। पहले बात करते हैं मध्य उच्च भूमि की। ये पठार का उत्तरी हिस्सा है, जो नर्मदा नदी के उत्तर में है। इसमें कौन-कौन से इलाके आते हैं? इसमें मालवा का पठार एक बड़ा एरिया कवर करता है। इसके दक्षिण में विंध्य और सतपुड़ा रेंज हैं और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियां। अच्छा। यहाँ बहने वाली नदियां जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, जिससे यहाँ के ढलान का पता चलता है। और ये पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकरा है। हाँ, पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है, पूर्व में पतला होता जाता है। इसके पूर्वी फैलाव को बुंदेलखंड, बघेलखंड जैसे नामों से जानते हैं। और आगे पूर्व में छोटा नागपुर पठार है, जो खनिजों के लिए बहुत मशहूर है। बिल्कुल, दामोदर नदी यहीं से बहती है। और नर्मदा के दक्षिण वाला हिस्सा वो है दक्कन का पठार। जी, दक्कन का पठार। ये एक त्रिभुज के आकार का भूभाग है। इसके उत्तर में सतपुड़ा रेंज है और पूर्व में महादेव, कैमूर, मैकाल रेंज इसका विस्तार है। इसका ढलान किस तरफ है? दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर धीरे धीरे ढलता जाता है। अच्छा, और एक बात थी कि इसी पठार का एक हिस्सा टूटकर नॉर्थ ईस्ट में भी है। हाँ, दिलचस्प है ये। मेघालय का पठार या कार्बी आंगलोंग पठार जिसे कहते हैं, वो इसी का हिस्सा माना जाता है। गारो, खासी, जयंतियां पहाड़ियां वही हैं। ये अलग कैसे हुआ? माना जाता है कि बीच की जमीन नीचे धंस गई, एक फॉल्ट बन गया जिससे ये मुख्य पठार से अलग हो गया। समझ गए। अच्छा, दक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर घाट भी तो हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। हाँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट वेस्टर्न कोस्ट के समानांतर एक लगभग कंटिन्यूअस श्रृंखला है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, बीच में गैप नहीं? बहुत कम। इन्हें सिर्फ कुछ दर्रों, पैसेज से ही पार किया जा सकता है, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। और ये ऊंचे भी हैं? हाँ, पूर्वी घाट से ज्यादा ऊंचे हैं। औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर और ये अरब सागर से आने वाली मानसून हवाओं को रोककर पश्चिमी तट पर भारी बारिश करवाते हैं। ओरोग्राफिक रेंज जिसे कहते हैं। बिल्कुल। इनकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। अनाईमुडी 2695 मीटर और डोडाबेटा 2637 मीटर यहाँ की सबसे ऊंची चोटियां हैं। और पूर्वी घाट वो कैसे हैं? पूर्वी घाट महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैले हैं, लेकिन ये पश्चिमी घाट की तरह लगातार नहीं है। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बड़ी नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ने इन्हें जगह जगह से काट दिया है, विच्छेदित कर दिया है। अच्छा, और ये कम ऊंचे भी हैं? हाँ, औसत ऊंचाई सिर्फ 600 मीटर है। महेंद्रगिरी 1501 मीटर यहाँ की प्रमुख चोटियों में से है। शेवरॉय और जावादी हिल्स भी यहीं दक्षिण पूर्व में हैं। ऊटी, कोडाईकनाल जैसे हिल स्टेशंस भी इसी पठारी इलाके के पास है। पठार की एक और खासियत बताई गई थी, दक्कन ट्रैप। ये क्या चीज है? हाँ, दक्कन ट्रैप। ये पठार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में फैला काली मिट्टी का एक बहुत बड़ा इलाका है। काली मिट्टी? हाँ, ब्लैक सॉइल। ट्रैप का मतलब होता है सीढ़ी नुमा आकृति। अच्छा। ये पूरा इलाका करोड़ों साल पहले हुए भयंकर ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले लावे के जमने से बना है। अच्छा, लावा से। हाँ, वो लावा परत दर परत जमता गया। समय के साथ यही लावा चट्टानें टूटकर काली मिट्टी में बदल गईं, जो कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। समझ गई। और अरावली पहाड़ियां, उनका क्या रोल है? अरावली पहाड़ियां पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर हैं, गुजरात से दिल्ली तक। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हैं। लेकिन अब तो काफी घिस चुकी हैं। हाँ, लाखों सालों के अपरदन ने इन्हें बहुत घिस दिया है। अब ये टूटी फूटी डिसकंटिन्यूअस हिल्स के रूप में ही दिखती हैं। प्राचीन पठार से निकलकर अब चलते हैं भारत के सूखे इलाके की ओर, भारतीय मरुस्थल यानी थार रेगिस्तान। हाँ,
थार। ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में है। ये एक लहरदार रेतीला मैदान है, मतलब अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन, जहां दूर दूर तक रेत के टीले ही टीले दिखते हैं। और बारिश? बारिश तो ना के बराबर, साल में 150 मिलीमीटर से भी कम। इसलिए जलवायु एकदम शुष्क है, एरिड, और पेड़ पौधे भी बहुत कम, वेजिटेशन कवर बहुत लो है। पानी की इतनी कमी है कि नदियां भी बस बरसात में ही दिखती हैं। और थोड़ी दूर बहकर रेत में ही खो जाती हैं। समुद्र तक पहुंचने के लिए उनमें पानी ही नहीं होता। लूनी यहाँ की एकमात्र थोड़ी बड़ी नदी है। यहाँ रेत के टीलों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हाँ बिल्कुल, बरखान होते हैं जो अर्धचंद्राकार क्रेसेंट शेप के टीले होते हैं। ये काफी बड़े इलाके में फैले हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान सीमा के पास लंबे सीधे टीले ज्यादा दिखते हैं, जिन्हें लॉन्गिट्यूडनल ड्यून कहते हैं। जैसलमेरी वगैरह में ये नज़ारे आम होंगे? जी हाँ। रेगिस्तान के बाद अब समुद्र के किनारे चलते हैं, तटीय मैदानों की ओर। हाँ, कोस्टल प्लेन्स, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ, यानी पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ साथ मैदानों की एक संकरी पट्टी है। पहले पश्चिमी तट की बात करते हैं। ठीक है। पश्चिमी तट का मैदान, जो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच है, वो काफी संकरा है, नैरो प्लेन है। इसके भी हिस्से हैं? हाँ, इसके 3 हिस्से हैं। उत्तरी भाग को कहते हैं कोंकण तट, मुंबई से गोवा तक। अच्छा, बीच वाले हिस्से को कन्नड़ मैदान कहते हैं और दक्षिणी हिस्से को मालाबार तट, जो केरल में है। कोंकण, कन्नड़, मालाबार। ओके। और पूर्वी तट? पूर्वी तट का मैदान, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे है, वो पश्चिमी तट की तुलना में ज्यादा चौड़ा और समतल भी है। इसके क्या नाम है? इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सिरकार कहते हैं और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। यहाँ बड़ी नदियां डेल्टा बनाती हैं ना? हाँ बिल्कुल। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियां समुद्र में मिलने से पहले यहाँ बहुत बड़े और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। यहाँ चिल्का झील का भी जिक्र था। जी हाँ, चिल्का झील, हाँ। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ये उड़ीसा में है, महानदी डेल्टा के दक्षिण में। पूर्वी तट की एक महत्वपूर्ण पहचान है ये। तो ये हो गए तटीय मैदान। हाँ। अब बस द्वीप समूह बचे। हाँ, भारत की मुख्य भूमि के अलावा 2 द्वीप समूह भी हैं। पहला है लक्षद्वीप। ये कहाँ है? ये केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में है। ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जो प्रवाल यानी कोरल से बने हैं। कोरल, वो समुद्री जीव। हाँ, छोटे समुद्री जीव जो कॉलोनियों में रहते हैं। ये उथले, साफ और गर्म पानी में पनपते हैं और अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाते हैं। तो इन्हीं से द्वीप बन गए। हाँ, लाखों सालों में इनके खोल और कंकाल जमा होकर रीफ बनाते हैं। लक्षद्वीप के द्वीप ज्यादातर आइटोल प्रकार के हैं, जो गोल या घोड़े की नाल जैसे कोरल रीफ होते हैं। अच्छा, पहले इनके नाम अलग थे शायद? हाँ, पहले इन्हें लकादीव, मिनिकॉय, अमीनी दीवी कहते थे। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। एरिया बहुत छोटा है, सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर। कवारत्थी इनकी राजधानी है। और यहाँ समुद्री जीवन बहुत विविध है। बहुत ज्यादा। फ्लोरा और फौना की ग्रेट वैरायटी है। एक पिट्टी द्वीप है जहां इंसान नहीं रहते, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। दिलचस्प। और दूसरा बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये बंगाल की खाड़ी में है, उत्तर से दक्षिण तक एक लंबी चेन की तरफ फैला हो। वाह, तो हमने भारत के लगभग सभी बड़े भौगोलिक हिस्सों का एक चक्कर लगा लिया। बर्फीले हिमालय से रेतीले थार तक, प्राचीन पठार से नए बने द्वीपों तक, हर इलाके की अपनी ही पहचान है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी हिस्से भले ही कितने अलग हों, एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे? जैसे पहाड़ हमें पानी और जंगल देते हैं, मैदान देश के अन्न भंडार हैं, अनाज उगाते हैं। पुरानी सभ्यताओं का आधार भी यही मैदान रहे हैं। और पठारों ने हमें खनिज दिए, जिससे इंडस्ट्रीज चली। सही कहा। और तटीय इलाके व द्वीप समूह मछली पकड़ने और बंदरगाहों के जरिए व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो मतलब ये विविधता ही भारत की ताकत है। बिल्कुल। भारत की ये भौगोलिक विविधता सिर्फ सुंदरता ही नहीं देती, बल्कि ये देश के वर्तमान और भविष्य के विकास की अपार संभावनाओं का आधार भी है। आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि भारत की जमीन कितनी विविध और दिलचस्प है। हमने देखा कि कैसे एकदम नए और भूगर्भीय रूप से अस्थिर हिमालय के सामने करोड़ों साल पुराना और स्थिर प्रायद्वीपीय पठार खड़ा है। हाँ, और यहीं पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या? कि हिमालय की ये भूवैज्ञानिक अस्थिरता, मतलब जहां भूकंप और भूस्खलन का खतरा ज्यादा है, और दूसरे तरफ प्रायद्वीपीय पठार की स्थिरता, ये दोनों चीजें
इन क्षेत्रों में लंबे समय के विकास, जैसे बड़े निर्माण कार्य हों या फिर पर्यावरण से जुड़ी जो चुनौतियां हैं, उन्हें कैसे अलग-अलग तरह से प्रभावित करती होंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। अस्थिरता बनाम स्थिरता का विकास और पर्यावरण पर असर, बहुत दिलचस्प मुद्दा है ये।